जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं भारतीय संविधान का भाग 4 यानी कि नीति निर्देशक तत्व। और आज मैं आपको नीति निर्देशक तत्व को बड़ा ही सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं आपको जो बातें बता रहा हूं स्टार्टिंग पॉइंट में, उसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आपको समझ में आने लगेगा। देखिए, जब हमारा देश भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ, ध्यान से सुनिएगा मेरी कहानी को। जब हमारा देश भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ और हमने अपने भारतीय देश का, भारत देश का संविधान बनाया, तो उस संविधान में हमें अपने भारतीय बंधुओं को क्या देने थे? अधिकार देने थे। गरीब और अमीर के भेद को दूर करना था। सबके पास रोटी, कपड़ा और मकान हो सके ऐसी व्यवस्था करनी थी, क्योंकि भाई भारत भी तो एक परिवार है और मुखिया का दायित्व तो है कि सबके पास हर सुविधा हो। लेकिन हमारे देश की सरकार के पास उतना पैसा नहीं था कि सबको रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध करा सके। तो देश के लिए असमंजस की स्थिति आ गई कि कैसे हम अपने भारतीय नागरिकों को वो अधिकार दे पाए जिनके वो हकदार हैं, उनको स्वतंत्रता का अनुभव हो सके। तो दोस्तों, BN राव जी के सलाह पर उस समय हमने अधिकारों को दो भागों में बांट दिए। एक वो अधिकार जब पैसा नहीं था तो बना मौलिक अधिकार। एक ये बताया गया कि जब सरकार के पास पैसा आ जाएगा तो सरकार विभिन्न तरह की नीतियां बनाएगी, योजनाएं बनाएगी, और योजनाओं के माध्यम से देश में अमीर और गरीब को क्या किया जाएगा? बराबर किया जाएगा। इसे कहते हैं लोक कल्याणकारी योजनाएं। कहने का मतलब है कि नीति निर्देशक तत्व, सरकार ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे देश के प्रत्येक नागरिक को लाभ मिले और देश में अमीर और अमीर ना हो, गरीब और गरीब ना हो, गरीब और अमीर क्या हो जाए? एक समय के बाद बराबर हो जाए। आइए देखते हैं नीति निर्देशक तत्व। देखते हैं नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में है। किस भाग में है? भाग 4 में। और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किया गया है। तो बाबू, इसको कहा जाता है DPSP। इसके पीछे का रीजन क्या है? DPSP कहने का मतलब है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इंग्लिश में कहा जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। इसे हमने भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण किया है? आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके, सामाजिक रूप से भी लोग बराबर हो और आर्थिक रूप से भी लोग क्या हो जाए? बराबर हो जाए। इसीलिए भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या शामिल किया गया? नीति निर्देशक तत्व। आइए मैं आपको एक बड़ी ही गूढ़ बात बताता हूं कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। आइए देखते हैं हम लोग, ध्यानपूर्वक देखेंगे। अच्छा, इसके पीछे थोड़ी सी बातें और बता देता हूं आपको। संविधान सभा के सलाहकार BN राव जी का कहना था कि संविधान में 2 तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। एक ऐसा मौलिक अधिकार जिसे हम भारत के नागरिकों को संविधान लागू होने के तुरंत बाद दे सके, यानी जब पैसा नहीं था, और एक ऐसा मौलिक अधिकार हो जिसे कुछ समय के बाद दिया जा सके, जब भारत देश के पास क्या हो जाए? पर्याप्त संसाधन यानी कि पर्याप्त पैसा हो जाए। फिर संविधान में चर्चा हुई, यह परिणाम निकला कि हमें इसे 2 भागों में बांट देना चाहिए। एक भाग 3 में रखा गया मौलिक अधिकार 12 से 35, दूसरा भाग 4 में रखा गया नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। अब हम लोग इन दोनों में क्या देखेंगे? अंतर। क्या देखेंगे? अंतर। अच्छा, एक बार मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करिएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 36 से
51 तक है। किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। आइए देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को हमने यूएसए देश के संविधान से लिया है, अमेरिका देश के संविधान से लिया है, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड देश के संविधान से लिया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है और इसका वर्णन भाग 4 में किया गया है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं और इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। सरकार को लगेगा कि जो पात्र है उसी को ही योजना का लाभ मिलेगा। और दूसरी बात है कि मौलिक अधिकार, बोलने का अधिकार, कहीं आने जाने का अधिकार, कहीं बसने का अधिकार, ये सब अगर आपसे कोई छीनता है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हो। आगे देखते हैं। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। अगर भारत में आप पैदा हुए हैं तो आपको बोलने का, कहीं आने जाने का, कहीं रहने का अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है। लेकिन यह योजना लागू होने के बाद ही नागरिकों को यह अधिकार मिलेंगे। कौन से? नीति निर्देशक तत्व। यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है, व्यक्ति के अधिकार के लिए है। और ये क्या है? समाज की भलाई के लिए है। उम्मीद है कि आपको ये कुछ पॉइंट आसानी से समझ में आए होंगे, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। तो एक बात बताइए मुझे, मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3। और नीति निर्देशक किस तत्वों में है? भाग 4। किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है? यूएसए। और इसको कहां से लिया गया है? आयरलैंड। अच्छा, एक बात और बता दीजिए मुझको आप लोग। कहने का मतलब है कि जो भाग 3 है वो कहां से कहां तक है? भाग 3 12 से 35 तक है। और जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है वो कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से 51। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि नीति निर्देशक तत्व को अंग्रेजी में कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी। आइए आगे देखते हैं ध्यानपूर्वक। सारे अनुच्छेदों को अब हम लोग सरलता पूर्वक समझेंगे। अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 12, इन दो जगहों पे राज्य की परिभाषा दी गई है। तो अनुच्छेद 36 क्या है? राज्य की परिभाषा है। राज्य मतलब सरकार, सरकार की परिभाषा है। राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, संसद, राज्यों के प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान मंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि जो भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, सरकार से जुड़े हुए लोग होंगे वो सभी किसके अंग होंगे? राज्य के अंग होंगे। राज्य की परिभाषा कहां दी गई है? अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36, दो जगहों पे राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37, यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है और वाद योग्य नहीं है। न्यायालय द्वारा बदला नहीं जा सकता कि किसे योजना का लाभ मिलेगा, किसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और ये वाद योग्य भी नहीं है इस बात के लिए कि मुझे गेहूं चावल नहीं मिल रहा है, आप जा करके अपने देश की सरकार पे मुकदमा ठोक दें, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है भारत देश के संसद में। ठीक है। अनुच्छेद 38, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। समाज में भी उनका समान वर्चस्व हो, गरीबी अमीरी की दायरे को समाप्त किया जा सके, राजनीतिक अधिकार भी सबको समान रूप से मिले। तो कहने का मतलब है अनुच्छेद 38 में क्या बताया गया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो वितरण हो एक समान रूप से हो। केटी शाह ने कहा था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक हैं जो बैंकों की सुविधा के अनुसार क्या किया जाएगा? अदा किया जाएगा। जब आपको मौका मिलेगा तब आप इसका लाभ उठा पाएंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे अनुच्छेद 39 से क्वेश्चन बार बार आता है। राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने के लिए निम्न दिशा में कार्य करेगा। जैसे कि अक्सर पेपर में देखने को मिलता है, पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, अक्सर पेपर में देखने को मिलता है। और क्या कहता है अनुच्छेद 39? सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने का अधिकार। भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एक जगह पे नियंत्रित न हो, इसको सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन केंद्रित न हो, सभी के पास पैसा हो, अमीर अमीर न होता जाए, गरीब गरीब न होता जाए। पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये वाला लाइन याद रखिएगा, ये पेपर में आता है पुलिस के।
श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा किसका कर्तव्य होगा? राज्य का कर्तव्य होगा। आइए अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 36 में क्या था? राज्य की परिभाषा। 37 में क्या था कि हम इसकी डिमांड के लिए न्यायालय नहीं जा सकते और ये वाद्य योग्य नहीं होगा। 38 में क्या था? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय था। अनुच्छेद 39 में क्या था? समान कार्य के लिए समान वेतन। आइए 40 देखते हैं। अनुच्छेद 39 में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इसी को कह रहा था, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये पुलिस में कई बार आ चुका है। समान और निःशुल्क विधिक सहायता कहने का मतलब हमारे देश में सभी को जो न्याय मिलेगा वो सामान्य रूप से सबको एक समान रूप से मिलेगा और निःशुल्क मिलेगा। इसके लिए कोई शुल्क जमा करने की जरूरत नहीं होगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। यदि किसी ग्राम की जनसंख्या, किसी क्षेत्र की जनसंख्या 1000 हो जाती है तो उसको गांव आप बना सकते हैं, और जनसंख्या 5000 से ज्यादा हो जाती है तो इसको 2 गांव में आप क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। बाद में 73वां संविधान संशोधन गांव के लिए किया गया और क्या जोड़ा गया? पंचायती राज व्यवस्था को। और 74वां संविधान संशोधन करके शहरों के लिए न्यायपालिका और यानी कि नगर निकाय की व्यवस्था की गई थी। आगे देखते हैं हम लोग। आगे अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार। ये कुछ दशाएं क्या है? ये कुछ विशेष दशाएं। विशेष दशाएं कहने का मतलब विकलांग है। अगर कोई विकलांग है और गांव में आइसक्रीम बिकने के लिए आया है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है, उसका आइसक्रीम खाने का मन कर दिया, तो उसको आइसक्रीम खिलाने का भी दायित्व तो किसका होगा? सरकार को होगा। इसी कारण से विकलांगता पेंशन देती है सरकार, वृद्धा पेंशन देती है सरकार, विधवा पेंशन देती है सरकार। वही कह रहा है अनुच्छेद 41 में कुछ विशेष दशाओं में सरकारी सहायता पाने का अधिकार। 42 में क्या है? न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रसूति सहायता का बंद। जो हमारी माँ है उनको जब प्रसूति सहायता की जरूरत पड़े तो उनको पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो सके। अनुच्छेद 43 है निर्वाह योग्य कुटीर उद्योग, निर्वाह योग्य मजदूरी, मतलब गांव में जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी कुछ ना कुछ काम दीजिए और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दीजिए। जैसे दौरी बनाना, माला बनाना, ये सब काम है, उनको भी बढ़ावा देने के लिए किसमें कहा गया? अनुच्छेद 43A में कहा गया उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित कराई जाए। जैसे गांव में तालाब बन रहे हैं तो तालाब बनाने के लिए जेसीबी का प्रयोग मत करिए, लोगों का प्रयोग करिए, उनको भी 4 पैसा मिलेगा तो उनकी भी रोजी रोटी चलेगी। आगे है 43B। 43B में कहा गया सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं अनुच्छेद 44। यह हमारे संविधान का सबसे क्या है? विवादित अनुच्छेद है। समान नागरिक सिविल संहिता। हमारे संविधान का सबसे विवादित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 44 है, समान नागरिक सिविल संहिता। कहा जाता है कि भारतीय संविधान सबके लिए एक समान है, लेकिन हिंदुओं को केवल एक शादी और मुस्लिमों को कई शादी करने का अधिकार किसने दिया? ये धर्म के हिसाब से बदल जाता है यहाँ पे जाकर के, इसलिए कहा गया कि समान नागरिक सिविल संहिता नहीं है। इसी कारण से ये विवादों में रहता है अक्सर। अनुच्छेद 45, बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना किसका कर्तव्य होगा? राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य। यानी कि आप लोग देखते होंगे गांव में क्या है? गांव में आंगनवाड़ी बनाई जाती है और उस आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों को ले जाकर के लोग छोड़ देते हैं, वो खेलते हैं, रोते हैं, गाते हैं, दाई लगी रहती है, वही है। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया। अनुच्छेद 21A में मैंने आपको इसको पढ़ाया था। अनुच्छेद 46 में देखिएगा, राज्य समाज के कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को क्या देगा? बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 47 में कहा गया लोगों के जीवन स्तर में सुधार, पोषाहार स्तर को बढ़ावा देना और शराब जैसी नशीली चीजों पे प्रतिबंध लगाना किस अनुच्छेद में बताया गया है? 47 में। मतलब शराब से संबंधित, शराब पर प्रतिबंध से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? 47। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 48, राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा। यूपी पुलिस में इस पेज से 1 नंबर हमारे हिसाब से तो पक्का है। 48, 49, 50 में हर बार क्वेश्चन बना हुआ है, तो हर एक अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। कृषि और पशुपालन 48,
पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा 48 है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण 49, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण 50, अंतरराष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि सुरक्षा का जिम्मेदारी किसका होगा? राज्य का होगा। तो इस वाले तो पेज को आप एकदम से रट जाइएगा और यहां पे जाकर के हमारा समाप्त हो जाता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो आपको यह वीडियो, मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।